हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके जो पेपर सेकंड है न्यूक्लियर फिजिक्स का उसकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी फोर्थ यूनिट में जितना कराना था वो सब कुछ आपको करा दिया है। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है आपका नाभिकीय गुण। जो बुक का आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, उसको हम आज शुरू कराते हैं। तो उसके अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक है आपका रदरफोर्ड प्रकीर्णन। रदरफोर्ड प्रकीर्णन आप 12th क्लास से या 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ते आ रहे हो। तो रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन की परिघटना का यूज करके नाभिक में परमाणु की खोज की थी। रदरफोर्ड ने क्या किया था? प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। तो रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन की परिघटना इसका यूज करके किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। परमाणु के अंतर्गत किसकी खोज की? नाभिक की। परमाणु में नाभिक की खोज की थी। उसने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई। जो प्रयोग था उसका रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग क्या किया था? सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की क्या कराई थी? बौछार कराई थी। तब उसने देखा कि अधिक अल्फा कण परमाणुओं को पार करके चले गए, जबकि कुछ अल्फा कण वापस लौट आए एवं लगभग 1000 में से एक अल्फा कण अपने पथ पर वापस लौटकर आया था। रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। प्रकीर्णन की घटना का यूज करके परमाणु के अंतर्गत नाभिक की खोज की। तो उसने देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सोने की पन्नी से बाहर चले गए, जबकि कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी से बाहर चले गए, जबकि कुछ अल्फा कण वापस लौटकर आए, या कहें लगभग 1000 में से एक अल्फा कण वापस लौट के आया। 999 अल्फा कण सोने की पन्नी से पार चले गए। तब उसने किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। तब उसने इस प्रयोग को प्रतिपादित करते हुए निम्न कुछ परिकल्पना दी थी। पहली परिकल्पना थी उसकी कि अल्फा कण का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम होता है। फर्स्ट परिकल्पना, अल्फा कण का द्रव्यमान नाभिक के तुलना में बहुत कम होता है। अतः अल्फा कण एवं नाभिक की अन्योन्य क्रिया के कारण नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान नाभिक की तुलना में क्या है? बहुत कम है, और इसलिए अल्फा कण व नाभिक के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होगी उस अन्योन्य क्रिया के कारण नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसके कारण? अल्फा कण व नाभिक के मध्य जो होगी अन्योन्य क्रिया। क्यों? क्योंकि अल्फा कण का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में क्या है? बहुत कम। सेकंड है आपकी, परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र पर अल्प आयतन में केंद्रित होता है। परमाणु का समस्त धनावेश, संपूर्ण धनावेश अल्प आयतन, अर्थात उसका आयतन कितना हो? अल्प आयतन में परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। उसे और उसी केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश अल्प आयतन में केंद्र पर उपस्थित
होता है जिसे हम नाविक कहते हैं, जिसे उसने नया नाम दिया नाविक। थर्ड परिकल्पना, अल्फा कणों का प्रकीर्णन केवल और केवल नाभिक के द्वारा होता है, इस पर इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव नगण्य होता है। जो अल्फा कण होते हैं, इन अल्फा कणों का प्रकीर्णन केवल और केवल नाभिक के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नहीं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का इस पर प्रभाव नगण्य पड़ता है। अल्फा कण का प्रकीर्णन किसके द्वारा होगा? केवल और केवल नाभिक के द्वारा। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इसका प्रभाव कैसा होगा? नगण्य। अल्फा कण, फोर्थ, अल्फा कण तथा नाभिक बिंदु मात्र होते हैं। तो रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन का प्रयोग किया। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग क्या था? उसने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई, तो उसने देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण हैं वो सोने की पन्नी को पार करके चले जाते हैं, जबकि कुछ अल्फा कण वापस मुड़ के आते हैं। अर्थात लगभग 1000 में से एक अल्फा कण वापस मुड़ के आ रहा है, 999 अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके जा रहे हैं। तो उसने 4 परिकल्पना दी। इस सिद्धांत के आधार पर पहली परिकल्पना थी कि अल्फा कण का द्रव्यमान नाभिक की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए अल्फा कण और नाभिकों के मध्य जो अन्योन क्रिया होगी उससे नाभिक की स्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह सेकंड परिकल्पना, परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश है वो अल्प आयतन में नाभिक के केंद्र में उपस्थित होता है, उसे हम परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है, उसे हम नाभिक कहते हैं। और थर्ड परिकल्पना, अल्फा कणों को प्रकीर्णन केवल और केवल नाभिक के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नहीं होता। और लास्ट परिकल्पना, अल्फा कण तथा नाभिक बिंदु मात्र होते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड ने 4 परिकल्पना दी। माना नाभिक का परमाणु क्रमांक Z, वह अल्फा कण का द्रव्यमान m, वह वेग v0 है। तो अल्फा कण व नाभिक के मध्य अन्योन क्रिया हो गई। उस अन्योन क्रिया के कारण कूलाम प्रतिकर्षण बल लगेगा, और कूलाम बल होता है, आप जानते हो, F बराबर क्या होता है? K(Q1 Q2 अपॉन r²। तो F बराबर क्या मिलेगा आपको? Q1 क्या? अल्फा कण और किसके मध्य हो रही है? नाभिक के मध्य। किसी को आप माना अल्फा कण को Q1, तो नाभिक क्या हो गया? Q2। अल्फा कण आवेश कितना होता है? 2e, जबकि नाभिक का परमाणु क्रमांक क्या हो गया? Z। तो नाभिक पर आवेश Ze अपॉन r², या F बराबर, इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 2e Ze अपॉन r², या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। तो F बराबर मिलेगा आपका K अपॉन r²। K क्या आपका कांस्टेंट है, ये नया कांस्टेंट लिया हमने। K बराबर है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 2e इंटू Ze। इस पूर्व क्या दे दिया आपने? नया कांस्टेंट। तो F बराबर क्या मिला? K अपॉन r²। ये है आपका अल्फा कण व नाभिक के मध्य अन्योन क्रिया के कारण लगने वाला कूलाम प्रतिकर्षण बल। यदि इस बल के संगत स्थितिज ऊर्जा U है, तो F का मान किसके बराबर निकला आपका? K अपॉन r²। क्या माना हमने? K नाभिक का
परमाणु क्रमांक Z व अल्फा कण का द्रव्यमान, नाविक का परमाणु क्रमांक क्या था Z, अल्फा कण का द्रव्यमान m, अल्फा कण का वेग v0, तो कूलम प्रतिकर्षण बल लगेगा इनके मध्य, अल्फा कण व नाभिक के मध्य क्या होगी अन्योन क्रिया, जिससे क्या लगेगा आपका कूलम प्रतिकर्षण बल F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r²। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1, अल्फा कण नाभिक को Q1 मानेंगे तो अल्फा कण क्या हो जाएगा Q2, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का परमाणु क्रमांक Z, तो नाभिक पर आवेश Ze, अल्फा कण पर आवेश 2e/r²। इसको वापस क्या दे दिया कांस्टेंट क्या माना K, तो F बराबर K/r²। अब हम बोल रहे हैं कि यदि इस बल की संगत स्थितिज ऊर्जा U है, इस बल की संगत स्थितिज ऊर्जा क्या है U, तो हम जानते हैं फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ाया होगा आपने केंद्रीय बलों के गुणधर्म के अंतर्गत, ये केंद्रीय बलों को स्थितिज ऊर्जा की प्रवणता के ऋणात्मक मान के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। या क्या पढ़ा होगा F बराबर -du/dr। तो क्या परिभाषा थी केंद्रीय बलों की, क्या विशेषता थी, या केंद्रीय बलों का गुणधर्म के अंतर्गत कि केंद्रीय बलों को स्थितिज ऊर्जा की प्रवणता के ऋणात्मक मान के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। तो F किसके बराबर -du/dr, तो यहां से du बराबर क्या मिलेगा -F.dr। आपको चाहिए u, ये क्या हो रहा है du, तो क्या करो समाकलन du बराबर -इंटीग्रेशन F.dr, समाकलन अवकलन कैंसिल, तो u बराबर -इंटीग्रेशन F का मान क्या है K/r²dr, u बराबर -K/1/r²dr। ये किसका मान है आपका स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा u बराबर आया आपका -K/1/r²। अब 1/r² क्या करना है आपको समाकलन करना है, लेकिन लिमिट कहां से कहां तक जाएगी आपकी इनफाइनाइट से r तक। तो u बराबर -K, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन r⁻²(dr) इनफाइनाइट टू r, या u बराबर -K x⁻n का समाकलन इंटीग्रेशन x⁻n+1/n+1, तो -r⁻²+1 इनफाइनाइट r, u बराबर -K r⁻²+1, तो r की पावर क्या -1 या 1/r-2+1 क्या मिला -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -2+1, ये माइनस का 2 प्लस का 1, तो क्या मिला माइनस का 1, ऊपर क्या माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो 1/r इनफाइनाइट, या u बराबर मिलेगा आपका के अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट इनफाइनाइट, या u बराबर K/r। यदि हम माने 1/r बराबर स्मॉल u, तो कैपिटल U स्थिति ऊर्जा क्या होगी Ku। तो ये किसके रूप में निकाली हमने, F से किसका मान निकाला हमने स्थिति ऊर्जा का, तो U बराबर आया आपका Ku। ये है आपका केंद्रीय बलों के गुणधर्म, केंद्रीय बलों का गुणधर्म था फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर यूनिट 3 के अंतर्गत पढ़ा होगा आपने कि केंद्रीय बलों को स्थिति ऊर्जा की प्रवणता के ऋणात्मक मान के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और उसमें फिर आपने एक टॉपिक और पढ़ा होगा केंद्रीय बलों के अधीन गतिशील कण की कुल ऊर्जा,
क्वेश्चन था, टॉपिक था केंद्रीय बलों के अधीन गतिशील कण की कुल ऊर्जा कैसी होती है, संरक्षित होती है, सिद्ध कीजिए। तब आपने कुल ऊर्जा का मान निकाला था E बराबर 1/2m dr/dt का होल स्क्वायर प्लस J²/2mr² प्लस U। E बराबर होती है केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति करने वाले कण की जो कुल ऊर्जा E बराबर होता है 1/2m dr/dt का स्क्वायर प्लस J²/2mr² प्लस U। या ये होती है आपकी गतिज ऊर्जा, ये घूर्णन ऊर्जा, और U बराबर होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, जहाँ J बराबर क्या होता है I ओमेगा, व I बराबर होता है mr², ओमेगा बराबर होता है d θ/dt। ओमेगा बराबर होगा आपका d θ/dt। तो J बराबर क्या मिलेगा आपको mr² d θ/dt। U बराबर था आपका 1/r। U किसके बराबर माना आपने 1/r के। तो du/dθ का मान निकालें तो du/dθ 1/x का समाकलन माइनस के 1/x का अपलन क्या होता है माइनस के 1/x²। तो 1/r का अपलन क्या होगा माइनस के 1/r²। लेकिन अब किसका होगा r का, तो dr/dθ या du/dθ बराबर लिख सकते हैं हम माइनस के 1/r dr/dt इंटू dt/dθ। अरे dr/dθ क्या किया, dt का ऊपर व नीचे गुणा किया, तो ये तो क्या बन गया आपका dr/dt, ये dt/dθ। और आपके पास किसका मान है j किसके बराबर है mr² dθ/dt। तो देखना यहां से du/dθ माइनस 1/r² dr/dt dθ/dt का मान निकालना है, यहां से निकालेंगे। देखो J बराबर है आपका mr² dθ/dt। तो dθ/dt क्या होगा आपका J/mr² या dt/dθ क्या होगा mr²/J। ये मान उठा के हम यहां रखें तो देखना क्या आएगा आपका mr²/J। r² से r² गया तो dr/dt का मान किसके बराबर मिला m/J। J इधर जाएगा J/m माइनस du/dθ। ये किसका मान निकल के आया आपका dr/dt का मान कितना आया du/dθ। कैसे आया हम जानते हैं J बराबर क्या होता है I ओमेगा, I बराबर mr² ओमेगा बराबर dθ/dt। तो यहाँ से J बराबर निकला आपका mr² dθ/dt। आपने माना था U बराबर 1/r, तो du/dθ माइनस के 1/r² dr/dθ। यदि dt का ऊपर व नीचे गुणा करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा आपका du/dθ माइनस 1/r² dr/dt dt/dθ। du/dθ किसके बराबर माइनस 1/r² dr/dt इंटू dθ/dt का मान यहाँ से निकाला J बराबर mr² dθ/dt dθ/dt बराबर J/mr²। तो dt/dθ mr²/J, r² से r² गया। इस प्रकार आपका dr/dt का मान मिला J/m du/dθ माइनस का। यदि हम इस मान को कहाँ रखें हम समीकरण 1 में, ये मान उठा के आपको यहां रखना है। देखना क्या मिलेगा E बराबर 1/2m माइनस J/m du/dθ का होल स्क्वायर प्लस J²/2mr² प्लस U।
या E बराबर 1/2m इंटू जे स्क्वायर एम स्क्वायर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर 2mr स्क्वायर प्लस यू, एम से स्क्वायर कैंसिल, E बराबर 1/2 या जे स्क्वायर बटा 2 m डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर बटे 2m r स्क्वायर प्लस यू। ये आपका मान निकल के आया E का। यदि यहाँ से देखो जे स्क्वायर बटा 2m हम कॉमन लेते हैं तो उधर बचेगा आपका डी यू बटे डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस यू या E माइनस यू। देखो E बराबर जे स्क्वायर बटे 2m यहाँ भी है, जे स्क्वायर बटे 2m यहाँ भी है, जे स्क्वायर बटे 2m डी यू बटे डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस कैपिटल यू। यदि इस यू को हम इधर लाएंगे तो किसका होगा, माइनस का E माइनस यू जे स्क्वायर अपॉन 2m डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर E माइनस यू बराबर जे स्क्वायर अपॉन 2m। नहीं दिख रहा तो इधर देख लो, ये आपका मिलेगा E माइनस यू जे स्क्वायर अपॉन 2m डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर। आपने माना था स्मॉल यू किसके बराबर, 1/r के, तो 1/r स्क्वायर किसके बराबर, यू स्क्वायर के, और कैपिटल यू किसके बराबर निकला था आपका, के स्मॉल यू। तो आप क्या लिख सकते हो, E माइनस कैपिटल यू के स्थान पर के स्मॉल यू बराबर जे स्क्वायर अपॉन 2m डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, स्मॉल यू स्क्वायर। इस प्रकार निकाला हमने E माइनस के यू बराबर जे स्क्वायर बटे 2m डी यू बटे डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। यदि इसे और हम आगे सॉल्व करें तो क्या बनेगा आपका, E माइनस के यू इंटू 2m अपॉन जे स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। समीकरण 2। माना सोने का नाविक M बिंदु पर स्थित है, एक अल्फा कण अनंत पर स्थित P बिंदु से B0 प्रारंभिक वेग से PO के अनुदिश गति करता है। हमने माना इस M बिंदु पर सोने के नाविक का द्रव्यमान स्थित है, जो सोने का नाविक है वो M बिंदु पर स्थित है। यदि अल्फा कण अनंत पर स्थित P बिंदु से B0 प्रारंभिक वेग से PO के अनुदिश गति कर रहा है, किसके अनुदिश गति कर रहा है, PO के। अल्फा कण यहां P बिंदु पर कहां से, अनंत से, कितने वेग से, B0 वेग से PO पथ के अनुदिश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यदि M बिंदु पर 2e आवेश नहीं होता है या अल्फा कण पर आवेश नहीं होता है तो अल्फा कण POB दिशा में गति करता है तथा उसकी M बिंदु से न्यूनतम दूरी MB बिंदु कहलाती है। यदि M बिंदु पर क्या बोल रहे हैं हम, अल्फा कण पर आवेश नहीं है
एम बिंदु पर आवेश नहीं है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2e, तो अल्फा कण पी ओ बी दिशा में गति कर रहा है, जहां एम और बी की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे स्मॉल बी से निरूपित करते हैं। और अल्फा कण की प्रारंभिक गति की दिशा से सोने के नाभिक की न्यूनतम दूरी को टक्कर प्राचल कहा जाता है। एम बिंदु की इस बी बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी किस तरह निरूपित कर रहे हैं हम, स्मॉल बी से, इसी को कहते हैं हम टक्कर प्राचल या संघात प्राचल, जिसे स्मॉल बी के द्वारा निरूपित किया जाता है। एम बिंदु पर स्थित सोने के नाभिक के द्वारा उत्पन्न प्रतिकर्षण बल अल्फा कण का पथ अति परवलय हो जाता है तथा वह PAR दिशा में चला जाता है। अब एम बिंदु पर क्या स्थित सोने के कारण नाभिक के कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। वह प्रतिकर्षण बल अल्फा कण के पथ को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा, और उस अल्फा कण का एम बिंदु पर नाभिक कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। ये प्रतिकर्षण बल यहां से अल्फा कण के पथ का चेंज कर देगा और वो अल्फा कण का पथ यहां से क्या हो जाएगा, PAR दिशा में P डैश दिशा में अति परवलय हो जाएगा। P डैश दिशा में या PAR, यदि हम R मान रहे हैं तो R और P डैश मान रहे हैं तो P डैश, PAR दिशा में अति परवलय हो जाता है। यहाँ A क्या है आपका, अति परवलय का शीर्ष, AP व AR अल्फा कण के पथ के अनंत स्पर्शीय। तो देखो कोण BOR थीटा, जो आपका कोण है BOR, ये कोण थीटा, यही कोण आपका प्रकीर्णन कोण कहलाता है। थीटा जो कोण है आपका, ये प्रकीर्णन कोण कहलाता है। इस विश्लेषण में प्रकीर्णन को क्या माना गया है, प्रत्यास्थ माना गया है, अर्थात प्रकीर्णन कोण कैसा है आपका, प्रत्यास्थ। तो अल्फा कण के आयतन की दिशा पर नाभिक से अल्फा कण के आयतन की दिशा कौन सी है आपकी, PO, तो उससे नाभिक से डाले गए लंब की लंबाई क्या है, B। यहां से इस नाभिक से इस अल्फा कण के प्रकीर्णन की दिशा, ये अल्फा कण के प्रकीर्णन की दिशा कौन सी है आपकी, POB। इस पर नाभिक के आयतन से डाले गए लंब की लंबाई क्या है, B। इस डाले गए नाभिक से लंब की लंबाई को सम्मिलित पथ से नाभिक की न्यूनतम दूरी, इस दूरी को ही टक्कर प्राचल कहते हैं। अब अल्फा कण का निकालना है हमको कोणीय संवेग, अल्फा कण का कोणीय संवेग। अल्फा कण का कोणीय संवेग जे वेक्टर किसके बराबर होता है, R क्रॉस P। थीटा बराबर क्या 90, तो जे बराबर क्या मिलेगा आपको, RP। R क्या है, इन दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी किसके बराबर है, B के, तो जे बराबर क्या मिला आपको, BP। और P बराबर क्या होता है, MB, और वेग कितना था अल्फा कण का, B0, तो P बराबर क्या हो गया, MB0, तो जे बराबर क्या मिला, MB0V। अल्फा कण का कोणीय संवेग कहां से निकाला हमने, जे बराबर क्या होता है, R क्रॉस P। थीटा बराबर 90, तो जे बराबर RP। अब जे बराबर क्या मिला आपको, RP। R क्या है, दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी क्या है, M और B से न्यूनतम दूरी B, तो जे बराबर BP। P बराबर MB, वेग कितना अल्फा कण का B0, तो जे बराबर MB0V। ये निकला आपका अल्फा कण का कोणीय संवेग। परंतु अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान क्या आएगा, अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E बराबर क्या होगी, 1/2m, B के स्थान पर क्या है, B0 स्क्वायर। यहां से हम यदि B0 का मान निकालेंगे तो B0 बराबर क्या आएगा, B0 बराबर 2E/m, पूरे क्या लगा दो, अंडर रूट। तो B0 बराबर क्या मिलेगा, √2E/m। तो इसलिए J बराबर क्या मिलेगा, इस B0 का मान उठाए कहाँ रखें हम, J में, तो J बराबर MB इंटू √2E/m। ऊपर क्या है m, नीचे क्या है √m, तो J बराबर हो जाएगा आपका B √2E/m। ये मान निकला आपका J का, J बराबर हुआ आपका
√2em या √2me इंटू वे। यह मान यदि हम समीकरण 2 में पुट करें, समीकरण 2 था आपका e माइनस के यू इंटू 2m बटे जे स्क्वायर डी यू बटे डी थीटा का प्लस यू स्क्वायर। देखना समीकरण 2 था आपका e माइनस के यू बराबर निकाला था के यू इंटू था आपका 2m बटे जे स्क्वायर बराबर था डी यू बटे डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो e माइनस के यू 2m, जे का मान क्या करें, जे का स्क्वायर तो होगा आपका बी स्क्वायर इंटू 2em बराबर मिलेगा आपको डी यू बटे डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। 2 से 2 गया, m से m गया, e माइनस के यू इंटू 1/b स्क्वायर e बराबर डी यू बटे डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। यदि यहां से हम सॉल्व करें आगे, अब मान रहे हैं हम, माना p बराबर मान रहे हैं हम 2e b स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। e माइनस के यू हो गया आपका। अब यदि जो आपका मान है आपका 1/b स्क्वायर ई, इसका अंदर गुणा करेंगे हम, इसका देखो अंदर गुणा करते हैं तो 1/b स्क्वायर इंटू ई का अंदर गुणा होगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 1/b स्क्वायर माइनस के यू अपॉन बी स्क्वायर ई बराबर डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। यदि हम माने p है आपका 2 ई बी स्क्वायर अपॉन के, p का मान रहे हैं हम 2 ई बी स्क्वायर अपॉन के। माना p बराबर 2 ई बी स्क्वायर अपॉन के। तो देखना आपका क्या लिख रहा है के यू, तो यहां से p का मान क्या हो जाएगा, यहां से मान निकालना है आपको, ये k अपॉन बी स्क्वायर, के अपॉन ई बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2p, तो ये होगा आपका 2u अपॉन p। 1/b स्क्वायर माइनस 2u अपॉन p किसके बराबर मिलेगा आपको, du बटे डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। देखना p बराबर क्या माना आपने 2e बटे के स्क्वायर, तो यहां से यदि आप k अपॉन बी स्क्वायर ई का मान निकाल रहे हो, के इधर जाएगा p इधर जाएगा, तो क्या होगा 2/p, लेकिन आपका लिख क्या रहा है के अपॉन बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2u अपॉन p बराबर डी यू बटे डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू। आपको मिला 1/b स्क्वायर माइनस 2u अपॉन p। यदि यू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बराबर डी यू बटे डी थीटा का होल स्क्वायर, या 1/b स्क्वायर माइनस 2u अपॉन p प्लस 1/p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर माइनस 1/u स्क्वायर डी यू बटे डी थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या किया हमने 1/p स्क्वायर जोड़ दिया, 1/p स्क्वायर घटा दिया। अब देखो इसको हम समीकरण बनाएंगे, 1/b स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हो रहा है आपका, देखो ये लिखा हमने 1/b स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, यहाँ से 1/b स्क्वायर, यहाँ से 1/p स्क्वायर, ये माइनस का
ये माइनस का, ये माइनस का, यदि माइनस बाहर लें तो 1/p² प्लस यू स्क्वायर प्लस 2u/p किसके बराबर मिला आपको, du/d थीटा का होल स्क्वायर, या 1/b² प्लस 1/p² माइनस a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 1/p प्लस u का होल स्क्वायर बराबर du/d थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यदि आपको du/d थीटा का मान निकालोगे तो क्या करोगे, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा अंडर रूट 1/b² माइनस 1/p प्लस u का होल स्क्वायर। किसका मान निकालना है आपको, u का, तो क्या करोगे समाकलन। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक संपूर्ण नोट करें, जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करें। इसका जो अगला पार्ट है उसको अगले की वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं।